बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 72 किस्तें सुन चुके हैं। अब 73वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। चौकीदार चूंकि जल्दी में यूं ही उठ कर चला आया था, इसलिए उसने सोचा कि पहले गेट को मकफिल कराऊं, फिर अकबी दरवाजे से पिछली गली में जाएगा। मगर जब वो पोर्च में पहुंचा तो उसने देखा कि गेट खुल चुका था और लंबी सी एक स्याह गाड़ी पोर्च में दाखिल हो रही थी। उससे पहले कि वो संभल था, मुंह पर ढाटा बांधे एक शख्स बिजली की सी तेजी से गाड़ी से उतरा और उसने अपनी राइफल का बट चौकीदार की कनपट्टी पर रसीद किया। वो वहीं ढेर हो गया था। उसके बाद की बातें उन मियाँ बीवी ने बताई जो घर के दीगर कामकाज करते थे। औरत उस वक्त किचन में थी, मर्द डाइनिंग टेबल साफ कर रहा था जब वो लोग दंदनाते हुए लाउंज में पहुंचाए थे। वो तादाद में 3 थे। तीनों के चेहरे छुपे हुए थे, हाथों में राइफलें थीं। नौकर और नौकरानी को तो बेहोश करने की भी जरूरत पेश नहीं आई। उन्होंने उन दोनों को तो यूं ही बांध कर मुंह में कपड़ा ठोस कर किचन में डाल दिया। एक शख्स हनी और उसकी मां पर राइफल ताने खड़ा रहा। फिर उन्होंने चौकीदार को भी किचन में ला फेंका और किचन का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने बस हनी की एक घुटी घुटी सी चीख सुनी, फिर सन्नाटा छा गया। ये वाकया उस वक्त का था जब शाम का सुरमई अंधेरा फैल चुका था। हैरत की बात थी कि सिर शाम इस इलाके के एक घर में घुसकर 3 मुसल्लह अफराद 2 औरतों को अगवा करके ले गए थे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी, या शायद किसी को खबर हुई भी हो तो वो बेखबर बन गया हो। शरीफ सियाल ने बहुत से सवालात के जरिए हर मुमकिन कोशिश की कि अगवा करने वालों के बारे में कोई सुराग मिल सके, मगर उसे नाकामी हुई। आखिरकार वो गहरी सांस लेकर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, ले जी, इसको कहते हैं नमाज बख्शवाने जाना और रोजे गले पड़ जाना। हम यहाँ इसलिए आए थे कि सईद साहब के यहाँ कत्ल होने वाली लड़की के बारे में कोई सुराग मिले, मगर यहाँ एक और ही FIR तैयार रखी हुई है। मैं खामोश रहा तो वह अफसुर्दगी से सर हिलाते हुए बोला, अब आप ऐसा करें जी कि मुझे इन 3 नौकर साहिबान को अपनी गाड़ी में थाने तक छोड़ दें। मैं उनके बाज़ाब्ता बयानात कलमबंद करूंगा, FIR दर्ज करूंगा। तीनों मुलाजमों के चेहरों पर खौफ की परछाइयां नजर आने लगी थीं। मैंने शरीफ सियाल से पूछा, इनके साथ वो खास तफ्तीश तो नहीं होगी जिसके सिलसिले में हमारी पुलिस मशहूर है? नहीं। शरीफ सियाल गहरी सांस लेकर बोला, उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी, मुझे इनके बयानात पर यकीन है। मैंने चौकीदार का सर टटोल कर नहीं देखा, मगर मुझे उसकी कनपट्टी पर बड़ा सा गोमड़ नजर आ रहा है। मेरी नजर एक पुलिस वाले की नजर है। बेशक मैंने तायद की, हालांकि वो गोमड़ उससे पहले शायद मैं देख चुका था। उसकी बात सुनकर नौकरों के चेहरे पर कदरे इत्मीनान झलक आया। शरीफ सियाल बोला, बाकी पास पड़ोस वालों से मैं कल ही मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगा। इस वक्त तो शरीफ शुरफा लोगों की नींद खराब करना ठीक नहीं है। वैसे भी मुझे कोई काम की बात मालूम होने की उम्मीद नहीं है, पर न किसी के आराम वगैरह की तुम्हें इतनी परवाह न करता। ठीक है, तो फिर आइए चलें। मैंने उठते हुए कहा। मैं उस वक्त बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन दर हकीकत बहुत परेशान था। ये जहरीला सवाल मुझे मुसलसल डस रहा था कि मुखलिस सी लड़की उस वक्त न जाने किस हाल में होगी। मैं अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरे आदमी मेरी हिफाजत के लिए तोसाई की तरह मेरे पीछे लगे हुए थे। काश मैंने उन्हें हनी की निगरानी की हदायत भी कर दी होती, लेकिन उस तरफ मेरा ज़हन ही नहीं गया था। मुझे अंदेशा ही महसूस नहीं हुआ था कि हनी को इस किस्म का भी कोई खतरा लाहक हो सकता है। यह भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सईद साहब के यहाँ इस एक्स्ट्रा गर्ल का कत्ल और हनी का अगवा किसी एक ही सिलसिले की कड़ी थी, या ये 2 अलग अलग वाकयात थे जो महज इत्तफाकन तकरीबन एक साथ पेश आए थे। चौकीदार ने बताया था कि जिस वक्त उसने पोर्च में गाड़ी आते देखी तो सबसे पहली कोशिश यही थी कि गाड़ी का नंबर देख सके, लेकिन गाड़ी पर सिरे से कोई नंबर प्लेट मौजूद ही नहीं थी, कम से कम आगे की तरफ तो नहीं थी। गोया इस सिलसिले में कोई सुराग हमारे सामने नहीं था, और जो मेरे लिए बड़ी तकलीफ की बात थी। शरीफ सियाल का उस सूरत हाल से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था, ये उसके पेशा वाराना मामूलात का एक हिस्सा था, इसलिए उसके तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी, सिवाय इसके कि वो पहले की निस्बत जरा ज्यादा थका हुआ दिखाई देने लगा था। अगवा करने वाले हनी से न जाने क्या सलूक कर रहे होंगे। अगर हम कोई सुराग न पा सके तो क्या वो उसी अजाब में गिरफ्तार हमारी नजरों से ओझल रहेगी? इस तसव्वुर से मैं अंदर ही अंदर खोल रहा था। मैंने उन चारों को थाने के सामने उतारा और गैर इरादी तौर पर नहायत तेज रफ्तारी से घर की तरफ रवाना हो गया। वीरान सड़कों पर गोया अनगिनत सवाल रकम थे और मुझे डसने के लिए चारों तरफ से लपक रहे थे। मैं जल्द अज जल्द कहीं मुंह छुपा लेना चाहता था, लेकिन घर पहुंचा तो बिस्तर ने भी सही मानों में मुझे पनाह न दी। शब ख्वाबी के लिबास में इंतहाई आरामद बिस्तर पर इंतहाई पुरसकून कमरे में भी मैं बेचैनी से करवटें बदलता रहा और बार बार छत को घूरता रहा, जैसे उसकी बेदाग सतह पर मेरे सवालों के जवाब ऊपर आएंगे। कभी कभी मैं चाहता तो बेहिसी का लिबादा ओढ़कर किसी भी किस्म के हालात में सो जाता था, लेकिन आज ये खसूसियत भी मेरे काम नहीं आ रही थी। ये सलाहियत जैसे मुझ में बाकी नहीं रही थी। ये शायद उस लड़की हनी के खलूस का कमाल था। मुझे नहीं मालूम कि उस रात मैं सोया या नहीं। बहरहाल सुबह उठकर मैं मामूल के मुताबिक ऑफिस पहुंचा और बेदिली से चंद जरूरी काम निपटाए। 10 बजे के करीब मैंने ASI शरीफ सियाल को फोन किया।
बेबी के कत्ल के सिलसिले में आपके पास एक सुराग था ना? मैंने कहा। उस एक्स्ट्रा सप्लायर का नाम जिससे बेबी की रहाइश वगैरह के बारे में मालूम हो सकता था, दिलदार कुरैशी साहब ने बताया था ना कि उसका नाम अब्दुल वाहिद था। आपने उससे राब्ता कायम किया? बेबी के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई? जवाबन फोन पर पहले एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि शरीफ सियाल ने एक तवील जमाई ली थी। फिर वो गोया खुश मजाजी से काम लेने की कोशिश करते हुए बोला, आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब। कल मैंने एक तरह से डबल ड्यूटी दी। फजर के वक्त से जरा पहले तो आपने मुझे थाने पर ड्रॉप किया था। मजीद कार्रवाई करते करते फजर की अजान हो रही थी। उसके बाद मैंने घर जाकर मुश्किल से 2 घंटे की नींद ली और वर्दी बदले बगैर ही चंद मिनट पहले ही आकर दफ्तर में कदम रखा है कि आपका टेलीफोन आ गया। चौधरी साहब, हमारे हाल पर रहम खाएं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैंने आहिस्तगी से कहा। और उससे पहले कि वो अपनी तकरीर को मजीद तूल देता, मैंने कहा, ठीक है, मैं खुद ही देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में। हाँ जी, आप बिल्कुल करें, बेफिक्र होकर करें, मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है। आप पुलिस से ताउन करें, पुलिस आपसे ताउन करेगी। उसने फराग दिली से कहा। मैं मुस्कुराए बगैर न रह सका। फोन पर उसकी दूसरी जमाई की आवाज सुनकर मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसके बाद मैंने अपने स्टूडियो वाले ऑफिस फोन किया। आफाक दफ्तर पहुंच चुका था। मैंने कहा, तुम्हें याद होगा कल रात वाले वाक़े के बाद फिल्मसाज और हदायतकार दिलदार कुरैशी ने एक एक्स्ट्रा सप्लायर का जिक्र किया था। जी हाँ, अब्दुल वाहिद का जिक्र कर रहे थे ना वो, मैं जानता हूँ। यहाँ स्टूडियो के करीब ही मुल्तान रोड पर रहता है तो वो एक्स्ट्रा सप्लायर, मगर तबीयतन शरीफ आदमी है। परेशानियों में फंसे हुए लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। तुम फौरी तौर पर उससे राब्ता कायम करो। उसके यहाँ टेलीफोन हो तो फोन कर लो, अगर फोन नहीं है तो खुद चले जाओ या किसी आदमी को भेजो। उसे मालूम करना है कि बेबी कहाँ रहती थी, उसका मुकम्मल एड्रेस, उसके अलावा खुद अब्दुल वाहिद का भी एड्रेस मुझे चाहिए। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ आपको। आफाक ने कहा, आप इस मामले में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं? हाँ, मैंने उसे हनी के अगवा के बारे में बताया और कहा कि मैं अपनी सिर्फ ये उलझन दूर करना चाहता हूँ कि इन दोनों वाक़यात के दरमियान कोई ताल्लुक तो नहीं, और क्या एक वाक़े की मदद से दूसरे के बारे में कुछ सुराग मिल सकता है या नहीं। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। उसके बाद मेरे 2 ओवरसीज़ कॉल्स आ गई और मैं खासी देर तक फ़ोन पर ही मसरूफ़ रहा। उस वक्त मैं इंटरकॉम पर अपने एक्सपोर्टर मैनेजर को चंद ज़रूरी हदायत देकर एक फ़ाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ ही था जब आफाक का फ़ोन आ गया। बेबी रॉयल पार्क की एक बिल्डिंग में रहती थी सर, आफाक ने बताया। फिर बिल्डिंग का नाम और नंबर वगैरह नोट करवाने के बाद वो बोला, वैसे बेबी का असल नाम निशात था। अब्दुल वाहिद उसके कत्ल का सुनकर बहुत परेशान हुआ है। क्या उसका इस लड़की से कोई जज्बाती ताल्लुक नजर आता है? मैंने जल्दी से पूछा। नहीं सर, आफाक बोला। अब्दुल वाहिद तो अधेड़ उम्र आदमी है, तो क्या एक अधेड़ उम्र आदमी का एक नौजवान लड़की से जज्बाती ताल्लुक नहीं हो सकता? मैंने एक बार फिर उसकी बात काटी। वो सर, अब्दुल वाहिद को चूंकि मैं खासे अरसे से जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, बड़े बड़े बच्चे हैं उसके, जज्बातियत की जरासीम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं उसमें। वैसे भी सर, ये जो एक्स्ट्रा सप्लायर और एक्स्ट्रा गर्ल्स होती हैं, ये सब अपनी अपनी जगह प्रोफेशनल बड़े खैर जज्बाती से लोग होते हैं। तो फिर उसे परेशानी किस बात की है? मैंने पूछा। इसी बात की कि कहीं पुलिस उसे इस मामले में ज्यादा घसीटने की कोशिश न करे। हालांकि बेबी का कारोबारी ताल्लुक तो ये है कि उसे बेबी के मुतल्लिक कुछ भी मालूम नहीं, सिवाय उसके कि उसका असल नाम निशात था और वो रॉयल पार्क की एक बिल्डिंग में किराए के कमरे में रहती थी। मेरा ख्याल है उसे तशवीश ज़दा होने की जरूरत नहीं, तुम उसे तसल्ली दो। मैंने कहा, मैं नहीं समझता था कि उस लड़की की मौत को, मेरा मतलब है उसके कत्ल को, पुलिस या कोई और ज्यादा अहमियत देगा। वो एक गरीब और गालबन परेशान हाल लड़की थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी मौत को काफी अहमियत दे रहे हैं। आफाक हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। शायद, मैंने मुबहम लहजे में कहा, क्योंकि ये बात अभी खुद मुझे भी समझ नहीं आ रही। फिर मैंने खुदा हाफिज कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। दफ्तर के बाकी कामों के सिलसिले में एक्सपोर्टर मैनेजर, जनरल मैनेजर और कैथरीन को हदायत देकर मैं उठ खड़ा हुआ। गाड़ी में बैठकर मैं रॉयल पार्क पहुंचा। यहाँ की बेशतर इमारतें कयाम पाकिस्तान से पहले की थीं। उनमें से बेशतर में फिल्मी दफातर कायम थे, लेकिन बाज़ में रहायशें भी थीं। हर तबके और हर मिजाज के लोग आबाद थे। गलियां ज्यादा कुशादा नहीं थी। जिस गली में मेरी मतलूबा इमारत वाक़ थी वो तो खासी तंग थी। अगर मैं गाड़ी वहीं खड़ी कर देता तो रास्ता तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही बंद हो जाता। इसलिए मैं आगे निकाल कर ले गया और निस्बतन एक कुशादा जगह पर खड़ी करके वापस आया। टूनी की गाड़ी, जो मेरी हिफाजत की गर्ज से मेरी निगरानी पर मामूर हो चुकी थी, गली के कोने पर मौजूद थी। 3 सीढ़ियां चढ़कर मैं इमारत के पुराने और मोटे मोटे तख्तों वाले चौबी दरवाजे से अंदर पहुंचा। ये कदीम तर्ज की 3 मंजिला इमारत थी। नीचे नीम दायरे में एक दूसरे से जुड़े हुए कई कमरे थे। तकरीबन उसी अंदाज में ऊपर की मंजिलों पर कमरे थे। फर्क सिर्फ ये था कि उनके सामने आहनी जंगले वाली लंबी सी मुश्तरका बालकनी भी थी। बाएं हाथ पर सीढ़ियां थी और पूरी इमारत में नागवार सी बू फैली हुई थी। तंग सी सीढ़ियां चढ़कर मैं पहली मंजिल पर पहुंचा तो एक कमरे के दरवाजे पर बैठी हुई मोटी सी अधेड़ उम्र औरत ने सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूरा और अचानक उठकर चीखती हुई मुझ पर झपटी। आखिर तुम आ ही गए, आओ आओ। उसकी रख्त
आवाज से मेरा ज़हन झुंझुना उठा था। एक सानिये के लिए तो मैं घबरा सा गया और एक कदम पीछे हट गया। उसी दौरान गैर इरादी तौर पर मेरा एक हाथ जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ चला गया और दूसरे हाथ से मैंने उस औरत को मजीद आगे बढ़ने और अपने आप पर झपटने से बाज रखा। वो मुझसे एक हाथ के फासले पर ही रुक गई और मैंने रिवॉल्वर निकालने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो इतनी खौफनाक नहीं थी जितनी चीखने और अचानक उठकर झपटने की वजह से नजर आई थी। उसकी उंगलियों में एक सिगरेट सुलग रहा था जिससे उठते हुए धुएं की बू मामूल से कुछ ज्यादा नागवार थी। जवानी में वो यकीनन एक हसीन औरत रही होगी, मगर अब महज एक खंडर थी। उसकी खिचड़ी बाल मुंतशिर थे, लिबास का उसे कुछ होश नहीं था। न जाने कितने दिन से वो उसके तन पर था। उसके होंठ कुछ सूजे हुए से लग रहे थे और उन पर बीमारों जैसी पिलाहट सी थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, चेहरे पर छाइयां पड़ी हुई थी। आंखें जो यकीनन कभी बेहद खूबसूरत रही होंगी वहशत से पुर थी। मुझ पर झपटते वक्त वो चिल्लाई थी, आखिर तुम आ ही गए, आओ आओ। लेकिन जब मैंने हाथ से उसे 2-2.5 फुट के फासले पर रोक दिया था तो उसने आंखें फाड़ पड़कर यूं मेरी तरफ देखा जैसे आज सर नो पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसके तासरात यकदम बदल गए। वहशत ज़दा चेहरे पर यकलक शिकस्त खुर्दगी फैल गई, होंठ लरजने लगे और सुर वैशी आंखों में आंसू भर आए। उसका सर धीरे धीरे नफी में हिला और फिर वो खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बड़ाई, नहीं नहीं नहीं, तुम वो नहीं हो। उसकी आवाज मादूम हो गई लेकिन होंठ धीरे धीरे लरजते रहे। फिर वो शिकस्त खुर्दा से अंदाज में खुद ही पीछे हटी और उसी कमरे की दहलीज पर जा बैठी जहां से उठकर आई थी। आंसू की 2 लकीरें उसके रुखसारों पर नमूदार हो चुकी थी और वह कतरे मजनूनाना से अंदाज में उस मुड़ी थोड़ी सी सिगरेट के कश लेने लगी जैसे उसे आन की आन में खत्म कर देना चाहती हो। फिदा में चर्स की नागवार बू फैल गई। अपने अक में किसी के गहरे सांस लेने की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। दुबला पतला सा एक सांवला सा नौजवान न जाने किस वक्त मेरे अक में सीढ़ियां चढ़ाया था। उसे गालबन आगे जाना था लेकिन मैं उसकी राह में हायल था, तहम वो कती उजलत में नहीं था। मेरी उससे नजर मिली तो वो कदरे अफसुर्दगी से मुस्कुराते मुलायम लहजे में बोला, आप परेशान नहीं हुए? इस वक्त तक मेरे तासरात यकीनन मामूल पर आ चुके थे। हुआ लेकिन ज्यादा नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये औरत पागल है तो इसे पागल खाने क्यों नहीं पहुंचाया गया? जिन पागलों से लोगों को हमदर्दी होती है उन्हें अमूमन पागल खाने नहीं पहुंचाया जाता। नौजवान बड़े धीमे लहजे में बोला। वो बेहद नरम खून नौजवान मालूम होता था। उसमें नौजवानों वाली तंदी तरारी नहीं थी। मामूली सी कमीज पतलून और स्वेटर में था और उसकी रूह पर किसी बेउनवान सी उदासी की तह जमी हुई मालूम होती थी। उसकी मुस्कुराहट में हल्की सी अफसुर्दगी थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोला, और फिर ये कोई ऐसी पागल और खतरनाक भी नहीं है। ये किसी को नहीं सताती, अपने आप को मुख्तलिफ किस्म के नशों में गर्क किए अपने कमरे में पड़ी रहती है। इसका पागलपन बस इतना है कि आप जैसे किसी खुशपोश और खूबरो आदमी को आते देखती है तो बेख्तियार उठकर चिल्लाती हुई भागती है, तुम आ गए, तुम आ गए। लेकिन ये इसकी सही दिमागी की दलील है कि चंद लम्हे बाद खुद ही पीछे हटकर बैठ जाती है। यानी इसे एहसास हो जाता है कि आने वाला वो नहीं है जिसका उसे इंतजार है। ओह, मैंने मुतासफाना से अंदाज में गहरी सांस लेकर औरत की तरफ देखा। वो दरवाजे की चौखट से टेक लगाए बैठी थी। अब वो हमारी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसकी वो आंखें बज़ाहिर बालकनी के जंगले को देख रही थी लेकिन उसकी नजरें यकीनन उससे भी कहीं दूर मरकूज थी, उन दरो दीवार के पार, या फिर शायद वो कुछ भी नहीं देख रही थी। आप इसी इमारत में रहते हैं? मैंने नौजवान से पूछा। जी हाँ, मैं पैदा ही इसी इमारत में हुआ था। उस मुस्कुराहट में अफसुर्दगी की आमेज़श कुछ बढ़ गई थी, और शायद इसी इमारत में मरूंगा। लेकिन दूसरे लम्हे वो गोया अपनी अफसुर्दगी छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन यह हम में से भी नहीं जानता कि इस इमारत को किसका इंतजार है। इन 2 लफ्जों से उस औरत पर उसने कुछ जोर दिया था। कदरे चुभते हुए अंदाज में ये अल्फाज अदा किए थे। फिर वो खुद ही वजाहत करते हुए बोला, मैं इस औरत के अल्फाज आपकी तरफ से इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना हम कम अज कम इसे पहचानते जरूर हैं और इसकी आज भी इज्जत करते हैं। मगर मुझे मालूम है आपने इसे नहीं पहचाना होगा। आपकी नजर में ये एक आम सी पागल औरत होगी। बहुत कम लोग अब इसे पहचानते हैं। कौन है ये खातून? मैंने मुलायमत से पूछा। अपने वक्त की मलका जज्बात शकीला बेगम। नौजवान ने ठहरे ठहरे लहजे में जवाब दिया, कभी लोग पर्दा स्क्रीन पर इसकी अदाकारी देखकर रो पड़ते थे, आज इसकी हकीकी जिंदगी देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। शायद ये दुनिया में सिर्फ रोने रुलाने के लिए ही आई थी। मैं अपनी जगह सुन सा होकर रह गया था। मैंने गहरी नजरों से उस औरत की तरफ देखा। उस खंडर में वाकई मुझे एक हसीन और जानी पहचानी सी इमारत के मसक शुदा खदोखाल नजर आए। अपने बचपन और लड़कपन में मैंने उसकी बहुत सी फिल्में देखी थी जो मेरे बचपन या लड़कपन से भी पहले की बनी हुई थी और बड़े बड़े शहर में
चलने और घिस पिटचाने के बाद हमारे कस्बे या करीबी सियालकोट में आकर लगती थी। मैंने एक फिल्म में उसे जवान किरदार में भी देखा था। बेपनाह खूबसूरत औरत थी वो, लेकिन जवान किरदारों में बहुत आई थी। जवानी में ही मुस्तकिल तौर पर उसके बालों में सफेदा मिल गया था। वो मलका जज्बात कहलाने लगी थी। बहुत से अवार्ड लिए, बहुत नाम कमाया था, लेकिन मुझे याद नहीं था कि कब उसकी खूबसूरती का सूरज गरूब होना शुरू हुआ था और कब वो मुकम्मल गुमनामी के अंधेरों में चली गई थी। एक लम्हे के बाद मैंने उस लड़के से पूछा, तुम करते क्या हो नौजवान? मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, वही जो इस मुल्क के बेशतर नौजवान करते हैं। उसका लहजा जारहाना नहीं था, फिर भी उसमें एक काट थी। मैं समझ तो गया था, फिर भी मैंने यूं ही तस्दीक की खातिर कहा, मैं समझा नहीं। बीए का बेवुकत सर्टिफिकेट हाथ में लिए जूतियां चिटकाता फिरता हूं। उसने अपने मखसूस धीमे लहजे में जवाब दिया, फिर हाथ में पकड़ा हुआ एक खाली लिफाफा जरा बुलंद करके मुझे दिखाते हुए बोला, घर वालों के पकाने के लिए दाल दलिए का कुछ सामान लेने गया था। ये उन्हें देकर मैं अपने सर्टिफिकेट और मुतलका बीसीओ कागजात की मोटी सी फाइलें उठाऊंगा और हस्बे मामूल दफ्तरों के चक्कर लगाने और उन अफसरों के सामने पेश होने के लिए निकल जाऊंगा जो अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठे इंटरव्यू खेल रहे होंगे। इस वक्त तो मैं आपको काफी हद तक इंसानी हुलिये में नजर आ रहा हूं, लेकिन वापसी पर आप मुझे देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होंगे। उस वक्त तक बसों और वैगनों में मुर्गा बनकर न जाने कहां कहां तक का सफर करके और न जाने कहां कहां तक पैदल चलने और धूल मिट्टी फांकने के बाद हालत बहुत बदल चुकी होगी। लेकिन फिर भी इन सब चीजों से ज्यादा तकलीफ दे और थका देने वाली चीज वो नाकामी की शर्मिंदगी होगी जिसे चेहरे पर लिए मुझे अपनी माँ और बहन भाइयों का सामना करना होगा। उसके लहजे में अब भी एहतजाज या तंती नहीं थी, लेकिन उस पुरस्कून झील की तय में यकीनन जहर खुला हुआ था। तुम रहते कहाँ हो? मैंने पूछा। उसने दूसरी मंजिल की बालकोनी के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक कमरे में हम 5 अफराद रहते हैं। जिस कमरे की तरफ वो इशारा कर रहा था उसका सफेद दरवाजा बंद नजर आ रहा था। मैंने अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, नौजवान तुम आजकल में फोन पर वक्त तय करके मुझसे मिलो, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। ऐसे नौजवान मुझे कारामद महसूस होते हैं जिनके सीने में राख की तह में कोई ना कोई चिंगारी सी सुलग रही होती है। नाम क्या है तुम्हारा? मोहसिन अली। वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए पहली बार कदरे वाज़े अंदाज में मुस्कुराया। लेकिन मैं कभी किसी पर कोई एहसान करने की पोजीशन में नहीं रहा, बल्कि किसी मोहसिन की तलाश में ही रहा हूं, मगर वो भी मुझे नहीं मिला। मुमकिन है अब तुम्हारी इस तलाश में कामयाबी का वक्त आ गया हो, मैंने आहिस्ता से कहा। शायद वो बेयकीनी से मुस्कुराया। मेरा कार्ड भी उसने कदरे बेयकीनी ही किसी आलम में 2 उंगलियों में दबाया हुआ था। शायद उस कम उम्री में ही उसे इतनी मायूसी का सामना करना पड़ा था कि अब उसे लोगों की बातों का ज्यादा एतबार नहीं रहा था, खुसूसन यूं सरेराह मिल जाने वाले लोगों की बातों का। तुम्हारे तवज्जो से शायद मैं उसके लिए भी कुछ करना चाहूं। मैंने शकीला बेगम की तरफ इशारा किया जो अपनी सिगरेट नदीदे अंदाज में तकरीबन फिल्टर तक खत्म करके उठकर कमरे में जा रही थी। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और उसे अपने इर्द गिर्द से अब कोई गोया वास्ता नहीं रहा था। नौजवान ने एक बार फिर गोया नजरों ही नजरों में मुझे तोलने की कोशिश की। मैंने शकीला बेगम के कमरे के बुसीदा दरवाजे को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरे लड़कपन में ये मेरी पसंदीदा तरीन फनकाराओं में से शामिल थी। मैं सोचा करता था काश मैं कभी इसकी एक झलक देखने में कामयाब हो सकूं। फिल्मी दुनिया वाकई इबरत की जगह है, सारी दुनिया ही इबरत की जगह है जनाब, मोहसिन अली जल्दी से बोला। फिल्मी दुनिया के इबरत मुझ तमाशे नजरों के सामने कुछ ज्यादा ही आते हैं, इसलिए वो ज्यादा जुबान ज़दियाम रहते हैं, वरना इबरत का सामान किस जगह नहीं है, देखने वाली नजर चाहिए। वो दुरुस्त कह रहा था, मगर फिर वो गोया खुद ही उस बहस को बेकार समझते हुए मौजू बदलते हुए बोला, कोई रिफाही इदारा शकीला बेगम की मदद करना मौजू नहीं समझता, हत्ता के पब्लिसिटी के नुक्ताए नज़र से भी नहीं। शायद इसलिए कि मुआशरे के मरूजा मायार और पैमाने के मुताबिक उसका शुमार अच्छी औरतों में नहीं किया जा सकता। आप क्यों कर इसकी मदद का इरादा कर रहे हैं? अच्छे लोगों के लिए तो इस दुनिया में कोई भी किसी भी वक्त कोई भी काम कर सकता है। मैं भी हस्बे तौफीक करता रहता हूँ, लेकिन मुआशरे की नज़र में बुरे आदमियों के लिए कुछ करने के लिए ज़रा ज़्यादा हौसला और ज़रा ज़्यादा कुशादा दिली की ज़रूरत होती है। अगर अल्लाह ताला ने भी ये पाबंदी रख दी होती कि वो सिर्फ अच्छे पारसाव नेक लोगों ही को रिज्क देगा तो दुनिया कितनी वीरान सी हो जाती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर मैं तो अमूमन इन बुरे कामों में आने की कोशिश करता हूँ जो कभी अच्छे थे या कभी जिनके अच्छे होने की उम्मीद की जा सकती है। बेशक, वो मुड़ाने के से अंदाज में बोला। फिर वो जैसे किसी ख्याल से चौंका और सर को खफीफ सा झटका देते हुए बोला, ये बताइए आप यहाँ किससे मिलने के लिए आए हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मुझे किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ एक कमरे के साजो सामान पर एक नज़र डालनी है। 3री मंजिल पर है वो कमरा। मेरा ख्याल है मैं रहनुमाई किए बगैर भी आसानी से वहां तक पहुंच जाऊंगा। वो समझ गया कि मैं उसे साथ ले जाना नहीं चाहता। मुदबाना अंदाज में सलाम करके बोला, तो फिर मुझे इजाजत दें, मैं आपको फोन जरूर करूंगा। मेरा नाम याद रखिएगा, मोहसिन अली। मुतमईन रहो।
इस नाम को मैंने अपने जहन के उस खाने में डाला है जहां याद रखी जाने वाली चीजें मौजूद हैं। मैंने उसे तसल्ली दी और आगे बढ़कर दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मोहसिन अली को जैसे गोया कुछ याद आ गया, तेजी से मेरे पीछे आते हुए बोला, सर मैं एक बात और बता दूं, शायद इसका भी अभी बता देना ही अच्छा है। मेरा मसला यह है कि मैं अपने बारे में कोई बात छुपा नहीं सकता। सर हमारा खानदानी पस मंजर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरे दफ्तर में कोई तुमसे तुम्हारे खानदानी पस मंजर के बारे में नहीं पूछेगा। मैंने एक लम्हे के लिए रुक कर बेपरवाही से कहा। उसने एक आसूदा सी तवील सांस ली और मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं कई सीढ़ियां चढ़ चुका था। तब उसने आहिस्तगी से मेरे अक्म में सीढ़ियों पर कदम रखा। मैं उस वक्त तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था जब मैंने उसे नीचे वाली बालकोनी में अपने कमरे की तरफ जाते देखा। मैं कुछ आगे बढ़ा और तीसरी मंजिल की बालकोनी में दाखिल हो गया। गनीमत था कि इमारत की तमाम बोसीदगी के बावजूद हर कमरे की पेशानी पर नंबर मौजूद था। मेरे मतलूबा नंबर वाले कमरे का दरवाजा नींबा था। मैंने अंदर झांकने की कोशिश नहीं की और एक उंगली से दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। एक बैठी बैठी और कदरे लर्जान सी आवाज सुनाई थी। आवाज निस्वानी थी। उसके साथ बददम सी एक ऐसी आवाज भी सुनाई थी जैसे कोई बच्चा नींद में रो रहा हो और फिर करवट बदल कर खामोश हो गया हो। मैंने हिचकिचाहट अमेज से अंदाज में दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। वो बड़े दरवाजों और बड़ी खिड़कियों वाला एक तवील और अरीज कमरा था, जैसे पुरानी तर्ज की कई मंजिला इमारतों में आम तौर पर कमरे होते हैं। फर्श टाइलों का था। कमरे के दूसरी तरफ भी एक छोटी सी बालकोनी मौजूद थी। कमरे में दीवारी अलमारियां भी मौजूद थी। एक कोने में मिट्टी के तेल का चूल्हा, लेकिन दीगर मुख्तसर सामान मौजूद था जैसा किचन में होता है। वो गोशा यकीनन इसी काम आता था। कमरे में दाएं बाएं दोनों दीवारों के साथ पुरानी साख्त की दो मुसहरियां लगी हुई थी। एक खाली थी और एक सांवली सी एक औरत गंदी सी रंगत के एक 6 साला बच्चे को लिए लेटी थी। बच्चे का चेहरा तमतमाया हुआ था और वो आंखें बंद गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उस पर नजर पड़ते ही मुझे शुबा सा हुआ कि वो नींद में नहीं बल्कि गशी की सी कैफियत में मौजूद था। खुद औरत भी कोई अच्छी हालत में मालूम नहीं होती थी। वो एक मुड़े तुड़े से तकिए के सहारे नीम दराज थी और नाहमवार से अंदाज में सांस ले रही थी, मगर उसका एक बाजू बच्चे के सर के नीचे और दूसरा हाथ उसके सीने पर था। मसहरी के करीब एक पुरानी तपाई पर वो दवाओं की बहुत सी शीशियां वगैरह उल्टी सीधी पड़ी थी। औरत के होंठों पर पिपड़ियां सी जमी हुई थी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। उसकी आंखों में भयानक वीरानी थी। जानना मुश्किल नहीं था कि उसके पहलू में लेटा बच्चा उसका बेटा था। वो दोनों माँ बेटा ही बीमार थे। शायद यहाँ भी कोई कहानी मेरी मुंतजिर थी। गुर्बत और इफलास की अनगिनत कहानियों में से एक और कहानी। अफलास की भी अपनी एक बू होती है जो इस कमरे के हर कोशे में रची हुई थी। उस औरत में गालिबन इतनी सख्त नहीं थी कि मेरी दस्तक पे उठकर दरवाजे तक आती, लेकिन अब मुझे सामने देखकर उसने सीधी कमर करके बैठने की कोशिश की। लेटी रहो, लेटी रहो, मैंने नीचे आवाज में उसे जल्दी से कहा। मैं तुम्हें बेआराम करने नहीं आया। मेरे मना करने के बावजूद उसने नहायत आहिस्तगी से बच्चे के सर के नीचे से बाजू निकाला और सीधी होकर बैठ गई। माँ बेटे के कपड़े और बिस्तर की चादर वगैरह सभी कुछ मैला मैला सा था। नहायत धीमी आवाज में बोली, बेआराम तो उन्हें किया जाता है जिनकी जिंदगी में कोई आराम हो। बज़ाहिर वो अनपढ़ सी औरत लगती थी, लेकिन उसका लहजा बेहद शाइस्ता था। गालिबन आप दोनों माँ बेटा बीमार हैं। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा। जी हाँ, पहले सिर्फ मेरा बच्चा बीमार था। उसकी तीमारदारी करते और उसकी फिक्र में घुलते चंद दिन से मैं भी बीमार हो गई हूँ। वो सरगोशी से जरा ही बुलंद आवाज में बोली। बच्चे को बीमारी क्या है? मैंने पूछा। डॉक्टरों को पता नहीं चल पाता तो मैं अनपढ़ सी औरत क्या बता सकती हूँ जी। उसके लहजे में तलखी थी। जिन छोटे मोटे डॉक्टरों के पास जाने की हम मुतहम्मल हो सकते थे उनके पास जाते रहते हैं। अब 2-3 दिन से तो उनके पास भी जाने की ताकत नहीं रही। हिम्मत नहीं पड़ती कि किसी डॉक्टर से जाकर कहा जाए कि वो बगैर फीस के हमें देख ले, मुफ्त दुआ दे दे। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। उस बच्चे का बाप, मेरा मतलब है आपके शोहर क्या करते हैं? मैं गैर इरादी तौर पर सवाल किए जा रहा था। जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया था वो सरदस्त जैसे पसे मंजर में चला गया था। बच्चे का बाप। उसने सजाइया से अंदाज में हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी मुझे एक कराह से मुशाबा महसूस हुई। एक लम्हे के तवक्कुफ से बोली, आप मेरे लिए अजनबी हैं। मुझे नहीं मालूम आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं, लेकिन बहरहाल आप एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ आदमी मालूम होते हैं और मेरा दिल कह रहा है कि आप मुझे बुरा भला नहीं कहेंगे, कोई फतवा सादर नहीं करेंगे, इसलिए बता देती हूँ। लेकिन फिर वो एकदम खामोश हो गई और उजड़ी उजड़ी आंखों से हवा में न जाने किस चीज़ को घूरने लगी। एक लम्हे इंतजार के बाद मैंने मुलाहिमत से पूछा, आप क्या बताने लगी थी? एक सच्ची बात, वो सरसराती सी आवाज में बोली, लेकिन फिर डर गई। मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैंने ठोस लहजे में कहा। तब वो पहले से भी ज्यादा मध्यम लहजे में बोली, सच्ची बात यह है कि मुझे खुद नहीं मालूम इस बच्चे का बाप कौन था।